वेलकम बैक दोस्तों, मैं इनका विश्वकर्मा एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डीवी ऑनलाइन स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 का जो एग्जाम होने वाला है 18 फरवरी को, तो उसी के प्रीवियस ईयर पेपर हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि ये हमारी खान सर की बुक है, उसी बुक को हम लोग यहाँ पे अध्ययन कर रहे हैं। दोस्तों, इस बुक में पिछले कुछ वर्षों में यानी 18 सॉल्व पेपर दिए गए हैं, उन्हीं पिछले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपरों को यहाँ पे हम लोग हल कर रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं 28 जनवरी 2019 के सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर पढ़ेंगे, और इस पेपर में जितने भी सामान्य ज्ञान और हिंदी से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे गए होंगे उन सारे क्वेश्चनों को हम लोग बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से पढ़ना सीखेंगे। और दोस्तों, इसके पहले 28 जनवरी 2019 के फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हमने पढ़ा दिया है, प्लेलिस्ट भी बना हुआ है दोस्तों, वहां से जाके आप लोग आसानी से देख सकते हैं। दोस्तों, आज हम लोग जो पढ़ेंगे, आपको पता है कि 28 जनवरी 2019 के सेकंड शिफ्ट का पेपर पढ़ेंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो सीरीज हमारी पसंद आ रही है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, और दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर भी घंटी जरूर दबा लीजिएगा। और दोस्तों, साथ में आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। दोस्तों, यदि आपका किसी प्रकार का कोई सुझाव या राय हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा ये रहा। दोस्तों, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले सामान्य ज्ञान पढ़ेंगे, और सामान्य ज्ञान का हमारा जो पहला क्वेश्चन था, दिया गया है कि वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कौन चुने गए थे। दोस्तों, चार ऑप्शन दिए गए हैं: गोविंद वल्लभ पंत, योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव, मायावती। दोस्तों, सभी को पता है कि 2017 में हमारे जो मुख्यमंत्री चुने गए थे उत्तर प्रदेश के, वो योगी आदित्यनाथ जी हैं। दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो बन जाएगा हमारा एक का, हमारा बी के साथ ये क्वेश्चन क्या होगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, एक के बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन, और दूसरा नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया गया है, कहा गया है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है। दोस्तों, चार ऑप्शन दिए गए हैं: तोता, गरुड़, राम चिरैया और सारस। तो आपको दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी पूछा गया था। क्या पूछा गया है? उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश का जो राज्य पक्षी हो जाएगा हमारा सारस हो जाएगा। यानी कि देखा जाए तो दो का हमारा डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। यानी कि सारस हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। अब अगर दोस्तों आपको बात बताऊं, मैं तोता जो लिखा हुआ है, ये सारस जो है यूपी का मैंने जो बताया, ये आपका इसमें पूछा क्या गया था, उत्तर प्रदेश राज्य का राज्य पक्षी सारस है। अब अगर यूपी का राज्य पशु पूछे, यानी अगर उत्तर प्रदेश का यूपी का राज्य पशु पूछे, क्या पूछे दोस्तों, राज्य पशु, तो दोस्तों जो राज्य पशु अपने यूपी का है वो हो जाएगा हमारा बारहसिंघा हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, बारहसिंघा। बारहसिंघा तो यानी कि बारहसिंघा लिखा जाता है, ये हो गया। अब अगर इसी प्रकार दोस्तों पूछे यूपी का राज्य वृक्ष पूछे, तो यूपी का राज्य वृक्ष यहाँ पे अगर पूछे तो यूपी का जो राज्य वृक्ष होता है दोस्तों वो अशोक का होता है। किसका होता है दोस्तों, अशोक का। अब इसी प्रकार दोस्तों अगर पूछे यूपी का राज्य पुष्प पूछे, क्या पूछे, यूपी का राज्य पुष्प। अब पुष्प की बात कर ले तो पुष्प की बात अगर करता है तो पुष्प दोस्तों हो जाता है हमारा पलाश बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, पलाश। अब दोस्तों पलाश कह देंगे, कहीं कहीं पे ये आपको टेसू भी लिख के मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, पलाश कहेंगे तो भी वही बात है, टेसू कहेंगे तो भी वही बात है। तो चलिए, ये तो हो गई हमारा यूपी से उसका राज्य पक्षी हो गया, उसका राज्य पशु हो गया, यूपी का राज्य वृक्ष हो गया, यूपी का राज्य पुष्प हो गया। तो ये सारी बातें आपने जान लिया। आगे देखेंगे दूसरे के बाद दोस्तों तीसरा नंबर क्वेश्चन, और तीसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे हमारा दिया ये गया है, अब यहाँ पे दिया गया वर्ष 1937 से 1950 तक उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था। अब यहाँ पे ये बताया गया सन 1937 से लेकर के 1950 तक उत्तर प्रदेश को पहले उत्तर प्रदेश नाम से नहीं जाना जाता था, इसको किसी दूसरे नाम से जाना जाता था। तो ये दोस्तों बता दूं आपको कि उत्तर प्रदेश को इस 37 से 50 के बीच में संयुक्त प्रांत नाम से जाना जाता था। क्या दोस्तों नाम से जाना जाता था, संयुक्त प्रांत नाम से। तो तीन का हमारा बी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, तीन के बाद दोस्तों चौथा नंबर क्वेश्चन, और चौथा नंबर हमारा क्वेश्चन यहाँ पे ये दिया गया है, कहा गया है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में भगवान शिव के सम्मान में कैलाश मेला आयोजित किया जाता है। दोस्तों आगरा में, वाराणसी में, कानपुर में, लखनऊ में।
तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों आपको बता दूं कि हो जाएगा ये आगरा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के किस शहर में भगवान शिव के सम्मान में कैलाश मेला आयोजित किया जाता है? दोस्तों वो हमारा क्या है, आगरा है। तो दोस्तों आगरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब ये मेला लगता कब है आपको बता दूं कि आगरा में ये प्रत्येक वर्ष सावन महीने के तीसरे सोमवार को मेला आयोजित किया जाता है। कब किया जाता है? ये आगरा में जो मेला आयोजित होता है ये प्रत्येक सावन के तीसरे सोमवार, प्रत्येक वर्ष, यहां पे वर्ष शब्द लिख देता हूं थोड़ा सा आपको, प्रत्येक वर्ष सावन के तीसरे सोमवार को यह मेला आयोजित किया जाता है, तीसरे सोमवार। ठीक है दोस्तों, ये आपको बात इतनी सी ध्यान रखनी है। दोस्तों यहाँ पे हमारा 5वां नंबर जो क्वेश्चन दिया गया, कहा गया कि उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नहर कौन सी है? आगरा नहर, शारदा नहर और ऊपरी गंगा नहर, निचली गंगा नहर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 5 का हमारा बी, यानी कि शारदा नहर इस क्वेश्चन का क्या बनेगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको बता दूं कि यह वनवासा नामक स्थान से निकलती है। कहां से निकलती है दोस्तों? मैं लिखे दे रहा हूं, यह वनवासा नामक स्थान से निकलती है, वनवासा नामक स्थान से निकलती है, स्थान से निकलती है, यह वनवासा नामक स्थान से निकलती है। ये बात हो गई, पहला पॉइंट हो गया। अब दूसरा बात अगर देखें, इसका निर्माण 1920 से 1928 के बीच हुआ था। अगर इस बात करें कि इसका लिख देते हैं, इसका निर्माण 1920 से 1928 के बीच हुआ। ये हो गया दोस्तों हमारा दूसरा पॉइंट। ठीक है, ये आप 2 पॉइंट इसके बारे में ध्यान रखिएगा कि अगर पूछ लिया जाए उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नहर कौन सी है तो शारदा नहर है, और इसका जो उद्गम स्थल है तो यह वनवासा नामक स्थान से निकलती है। और फिर उसने इसका निर्माण कब से कब के बीच में हुआ था? तो 1920 से लेकर के 1928 के बीच में इसका निर्माण हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 5वां के बाद दोस्तों 6वां नंबर क्वेश्चन। 6वां नंबर क्वेश्चन कहा गया कि उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया? दोस्तों कई बार पेपर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो उत्तराखंड हमारा जो अस्तित्व में आया है ये सन 2000 में आया है, यानी कि ये उत्तर प्रदेश का ही एक भाग था जिसको अलग करके अपना स्वतः एक राज्य बना लिया है उत्तराखंड, यानी कि सन 2000 में विखंडन इसका हो गया, यानी कि अलग हो गया है। तो अब अगर कभी कभी एग्जैक्ट डेट पूछ लेता है दोस्तों तो आपको बता दूं कि 9 नवंबर इसका एग्जैक्ट डेट है। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ। इसका एग्जैक्ट डेट दोस्तों क्या है? 9 नवंबर सन 2000। और दोस्तों अगर इसकी बात करें तो इसके अलावा वर्ष 2000 में और 2 राज्य हैं जो बने हैं, छत्तीसगढ़ और झारखंड राज्य की स्थापना हुई थी। यानी कि अगर दूसरा पॉइंट देखें तो सन 2000 में ही छत्तीसगढ़ और दोस्तों क्या है, झारखंड भी क्या हुए हैं, मतलब इनका एक नई राज्य स्थापना हुई है, राज्य की स्थापना हुई दोस्तों सन 2000 में ही। ये बात और आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग 6वां बिना दोस्तों 7वां नंबर क्वेश्चन। और 7वां नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पे ये दिया गया है, कहा गया है कि 1930 में सीवी रमन ने डाट के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था। सन 1930 में सीवी रमन ने किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीता था? ये बात बताना, साहित्य के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में, भौतिक शास्त्र के क्षेत्र में, या फिर दोस्तों अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। तो दोस्तों आपको बता दूं कि सीवी रमन ने 1930 में भौतिक शास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीता था। अब दोस्तों 1930 में भौतिक शास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीता था। अब अगर और दूसरा बात कर ले तो 1954 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। भारत रत्न इनको मिला। कब मिला दोस्तों? 1954 में भारत रत्न इनको मिला। ठीक है, 1954 में एक पॉइंट ये ध्यान रखिए। और 1957 में लेनिन शांति पुरस्कार इनको प्राप्त हुआ। 1957 में यहां पे लेनिन शांति पुरस्कार 1957 में किनको प्राप्त हुआ था दोस्तों? ये सीवी रमन को प्राप्त हुआ था। ये 2 पॉइंट आप लोग और ध्यान रखिएगा। ठीक है, जब कह दिया जाए नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में 1930 से पाए थे तो भौतिक शास्त्र में पाए थे, और फिर 1954 में भारत रत्न से इनको सम्मानित किया गया, फिर 1957 को लेनिन शांति पुरस्कार प्राप्त हुआ। ठीक है, अगला देखते हैं दोस्तों 7वें के बाद दोस्तों 8वां नंबर। और 8वां नंबर क्वेश्चन हमारा दिया गया है
कि विक्रम सेठ द्वारा लिखी गई कौन सी किताब एक कविता के रूप में 10 नीति कथाओं का संग्रह है? इन इक्वल म्यूजिक, बीस्टली टेल्स, द रिचर्ड, अर्थ, समर रेक्विएम। ये दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन 4 ऑप्शनों में आपको बता दूं कि विक्रम सेठ द्वारा लिखी गई कौन सी किताब एक कविता के रूप में 10 नीति कथाओं का संग्रह है? दोस्तों वो है बीस्टली टेल्स। क्या दोस्तों? बीस्टली टेल्स कविता विक्रम सेठ द्वारा वर्ष 1991 में लिखी गई थी। अब अगर बात कर दी जाए कब लिखी गई थी, तो दोस्तों ये 1991 में लिखी गई थी। 1991 वर्ष में ये विक्रम सेठ द्वारा किताब लिखी गई थी, बीस्टली टेल्स। चलिए अगला देखते हैं 8वां के बाद दोस्तों 9वां नंबर। और 9वां नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया गया है कि हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई आखिरी कविता का नाम बताएं। 1 नवंबर 1984, 4 मर्दाने, 2 चट्टाने, अग्निपथ। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई आखिरी कविता कौन सी थी दोस्तों? 1 नवंबर 1984 थी। क्या थी दोस्तों? 1 नवंबर 1984। इस कविता में दोस्तों क्या है? इंदिरा गांधी की हत्या का वर्णन किया गया था। इसमें क्या है दोस्तों? इसमें मैं लिखे दे रहा हूं, इसमें इंदिरा गांधी की हत्या का वर्णन है। इंदिरा गांधी, इसमें इंदिरा गांधी की हत्या का वर्णन किया गया है, वर्णन है। ठीक है दोस्तों, ये हरिवंश राय बच्चन द्वारा जो आखिरी कविता लिखी गई थी 1 नवंबर 1984 लिखी गई थी और इसमें इंदिरा गांधी की हत्या का वर्णन है। चलिए अगला देखते हैं 9वां के बाद दोस्तों 10वां नंबर क्वेश्चन। और 10वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि रक्त समूह प्रणाली की खोज डॉट ने की थी। दोस्तों सभी को पता है ये हमारा बायो से रिलेटेड क्वेश्चन है। रक्त समूह प्रणाली की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। यानी कि 10 का देखा जाए तो डी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। और कभी कोई पूछ लेता है कि कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त समूह की खोज किस वर्ष की थी, तो जब वर्ष की बात आ जाए दोस्तों तो 1990 में किया था। कब किया था दोस्तों? 1990 ईस्वी में किया था। ये बात आप ध्यान रखें। आगे देखते हैं। अब दोस्तों इसमें रक्त समूह की कौन कौन से रक्त समूहों की खोज की गई थी? तो इसमें रक्त समूह अगर बात करें तो यहाँ पे रक्त समूह 4 होते हैं दोस्तों। चारों रक्त समूहों की इन्होंने खोज की थी। पहला रक्त समूह जो होता है वो ए होता है, फिर दोस्तों यहाँ पे बी होता है, फिर दोस्तों ए बी होता है और एक होता है हमारा ओ रक्त समूह होता है। दोस्तों आपको पता है कि ओ को सर्वदाता कहा जाता है और ए बी को सर्वग्राही कहा जाता है। इसको क्या कहा जाएगा दोस्तों? सर्वदाता। ये सभी को अपना ब्लड दे सकता है, इसको हम लिख देते हैं सर्वदाता। और ये दोस्तों क्या होता है? सर्वग्राही। ये सभी से ले सकता है दोस्तों, सर्वग्राही। ये हो गया, ठीक है। अच्छा ये बात हो गई। अब अगर देखा जाए तो कार्ल लैंडस्टीनर जो थे वो चिकित्सा और जीव वैज्ञानिक थे। कार्ल लैंडस्टीनर जो थे ये चिकित्सक, यानी कि हम लिखे दे रहे हैं चिकित्सक और जीव वैज्ञानिक थे। कभी कभी पूछ लिया जाए कि कार्ल लैंडस्टीनर कौन से क्षेत्र से जुड़े थे, तो चिकित्सक थे और जीव वैज्ञानिक क्षेत्र से जुड़े थे। जीव वैज्ञानिक, ये दोस्तों 2 क्षेत्रों से ये जुड़े थे। कौन? कार्ल लैंडस्टीनर। तो इससे कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों। सबसे पहले पूछा जाएगा रक्त समूह प्रणाली की खोज किसने की थी, तो अगर ऐसा पूछ लिया जाए तो आप फटाक से बता देंगे आंसर कि कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। कब किया था दोस्तों? तो 1990 ईस्वी में किया था। कौन कौन से रक्त समूहों की इन्होंने क्या की थी? खोज की थी। तो 4 रक्त समूहों की खोज की थी, ए और फिर बी, ए बी और ओ रक्त समूह को क्या बोलते हैं? सर्वदाता बोलते हैं। ए बी रक्त समूह को क्या बोलते हैं? सर्वग्राही बोलते हैं। पूछ लिया जाए कार्ल लैंडस्टीनर कौन से क्षेत्र से संबंधित थे? दोस्तों चिकित्सक क्षेत्र से और जीव वैज्ञानिक क्षेत्र से संबंधित थे। तो ये सारे ऐसे क्वेश्चन के बन सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं 10वां के बाद दोस्तों लोग 11वां नंबर क्वेश्चन। 11वां नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया गया है एक कंप्यूटर वर्म है जो औद्योगिक नियंत्रण प्रणाली को निशाना बनाता है। इसने 2007 में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर आक्रमण किया था। दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कान, फिकर, स्टक्सनेट, ज्यूस, सैसर। दोस्तों इनका जो राइट आंसर हो जाएगा आपको बता दूं स्टक्सनेट, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा।
यानी कि स्टक्सनेट एक कंप्यूटर वर्म है जो औद्योगिक नियंत्रण प्रणाली को निशाना बनाता है। इसमें 2007 में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर आक्रमण किया गया था। कौन सा दोस्तों? स्टक्सनेट। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा 11 का बी। चलिए अगला देखते हैं हम लोग 11 के बाद दोस्तों 12 नंबर। तो दोस्तों यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया गया है। कहा गया है कि तमिलनाडु और श्रीलंका के मन्नार जिले के बीच मौजूद जलसंधि को ... कहा जाता है। तो तमिलनाडु और श्रीलंका के मन्नार जिले के बीच मौजूद जो जलसंधि है उसको क्या कहा जाता है? पाक जल डमरू मध्य कहा जाता है। दोस्तों कौन सा इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा? 12 का हमारा बी के साथ क्वेश्चन क्या बनेगा? राइट बन जाएगा। और अगला हम लोग देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्नलिखित में से संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य की सीमा संयुक्त राज्य के किसी अन्य राज्य की सीमा के साथ साझा नहीं करती है? फ्लोरिडा, अलास्का, रोड आइसलैंड, मैरीलैंड। दोस्तों इन 4 क्वेश्चनों में से हमारा जो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलास्का। इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा? राइट आंसर। 13 का बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों ये प्रीवियस ईयर में ही सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, उन्हीं को हम लोग पढ़ रहे हैं जो प्रीवियस कुछ वर्षों में जो ये यूपी पुलिस एग्जाम कांस्टेबल के जो और पिछले कुछ वर्षों में हुए थे उन्हीं सारे क्वेश्चनों को हम लोग पढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आने वाले एग्जाम के लिए ये सीरीज और ये वीडियो हमारी बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे पूछा गया संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य की सीमा संयुक्त राज्य किसी अन्य राज्य की सीमा के साथ साझा नहीं करती है? वो है दोस्तों अलास्का। अगला देखेंगे 14 नंबर में दिया गया है कि दुनिया का तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? इंडोनेशिया है, ब्राजील है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, यूनाइटेड किंगडम है। तो दुनिया का तीसरा दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है, तो दुनिया का तीसरा जो सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य हो जाएगा वो संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? दुनिया का तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन हो जाएगा? संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। सी यानी कि ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब अगर दोस्तों यहाँ पे प्रथम की बात की जाए कि दुनिया का प्रथम सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, तो प्रथम की बात की जाए दोस्तों तो प्रथम में अपना हमारा भारत देश आता है। दोस्तों क्या आ जाएगा दोस्तों? भारत देश। अब अगर द्वितीय की बात की जाए दोस्तों तो द्वितीय में कौन आता है? द्वितीय में दोस्तों चीन देश आता है। कौन देश आता है दोस्तों? चीन। तो द्वितीय में हमारा चीन देश हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का हमारा दोस्तों जो क्या राइट होगा? 14 का तीसरे की बात कही गई है, तीसरा हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। अब यहाँ पे तृतीय की बात की जाए तो यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि हम लिख देते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका। ये दोस्तों हमारा इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा? राइट आंसर। चलिए अगला देखते हैं 14 के बाद दोस्तों 15 नंबर। और 15 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त अरब अमीरात का एक अमीरात नहीं है? मस्कट नहीं है, दुबई नहीं है, अबू धाबी नहीं है, शारजाह नहीं है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मस्कट नहीं है। संयुक्त अरब अमीरात का एक अमीरात नहीं है। कौन सा नहीं है दोस्तों? मस्कट, यानी कि 15 का ए यानी कि मस्कट हमारा इस क्वेश्चन का हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। अगला देखेंगे 15 के बाद दोस्तों हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन पे हमारा यहाँ पे दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा शहर बहरीन की राजधानी है? अंकारा है, दोहा है, मनामा है, बेरूत है। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, आपको बता दूं कि कौन सा शहर बहरीन की राजधानी है दोस्तों, तो ये हो जाएगा मनामा। मनामा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि 16 का अगर देखें तो सी हमारे इस क्वेश्चन का क्या बनेगा? राइट आंसर हो जाएगा। आगे अगर देखिए दोस्तों अंकारा जो हमारा लिखा है इसने ये कहा है कि कौन सा शहर बहरीन की राजधानी है? बहरीन की राजधानी कौन हो जाएगी दोस्तों? मनामा हो जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों अंकारा जो है वो किसकी राजधानी है? अंकारा को अगर हम लिख दे तो ये तुर्की की राजधानी है दोस्तों। किसकी है दोस्तों? तुर्की की हो जाएगी। अगर दोहा की लिख दे तो दोहा हमारा कतर की राजधानी है। किसकी है दोस्तों? कतर की। यहाँ पे हमने लिख दिया कतर, ठीक है। अगर बेरूत की बात करें तो दोस्तों बेरूत की हो जाएगी नेओनान। क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका हो जाएगा नेओनान। इस क्वेश्चन का ये हो गया। तो अगर दोस्तों यहाँ पे बहरीन की राजधानी पूछी गई थी तो मनामा हो जाएगा। अगर अंकारा की राजधानी पूछी जाती, तुर्की की राजधानी अंकारा है, कतर की राजधानी दोहा है और नेओनान की राजधानी बेरूत है। अगला देखेंगे
अगला यहाँ पे 16 के बाद दोस्तों 17 नंबर क्वेश्चन, और 17 नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया गया है कि डॉट 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 पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी। सुषमा स्वराज थी, मीरा कुमार थी, प्रतिभा पाटिल थी, सुमित्रा महाजन थी। तो 17 का हो जाएगा दोस्तों हमारा यहाँ पे बी, मीरा कुमार हमारी जो थी पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी। 17 का यहाँ पे हमारा बी के साथ ये क्वेश्चन क्या बनेगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 17 के बाद दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन, और 18 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि स्वतंत्रता संग्राम 1857 का सिपाही विद्रोह किस शहर में हुआ था। दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर इसका बन जाएगा मेरठ, यानी कि 18 का देखा जाए तो डी के साथ ये क्वेश्चन हो जाएगा राइट, यानी कि क्या हो जाएगा दोस्तों, मेरठ इस क्वेश्चन का हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। स्वतंत्रता संग्राम 1857 का सिपाही विद्रोह किस शहर में हुआ था, तो वो हमारे यानी यहाँ पे मेरठ शहर में हुआ था। अब दोस्तों आपको एक चीज बता दूं कि ये मेरठ में कब हुआ था, तो अगर ये पूछ लिया जाए तो 10 मई को हुआ था दोस्तों। 10 मई 1857 को हुआ था। अगर डेट पूछ ली जाए कि ये विद्रोह कब हुआ था, तो 10 मई 1857 को हुआ था। चलिए अगला देखते हैं 18 के बाद दोस्तों 19 नंबर, और 19 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा ये गया है कि पारंपरिक अल्पाहार खांडवी किस भारतीय राज्य से संबंधित है। गुजरात से, कर्नाटक से, पश्चिम बंगाल से, बिहार से। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, आपको बता दूं कि गुजरात, यानी कि 19 का हमारा ए के साथ एक क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 19 के बाद दोस्तों 20 नंबर, और 20 नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया गया है कि भारत के पहले हिंदी भाषा के अखबार का नाम बताएं जिसे पहली बार 30 मई 1826 को प्रकाशित किया गया था। दैनिक भास्कर था, उदंड मार्तंड था, पत्रिका था, या फिर दोस्तों देश बंधु था। दोस्तों भारत के पहले हिंदी भाषा के अखबार का नाम बताएं जिसे पहली बार 30 मई 1826 को प्रकाशित किया गया था, तो वह है दोस्तों उदंत मार्तंड, यानी कि 20 का हमारा बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 21 नंबर, और 21 नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया ये गया है, कहा गया है कि इनमें से कौन सी गेहूं की उच्च पैदावार देने वाली बीज किस्म है जिसका भारत की हरित क्रांति में योगदान था। इंदिरा सोना, लरमा रोजो, एराइस तेज, अंकुर। तो 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा लरमा रोजो, यानी कि गेहूं की सबसे उच्च पैदावार देने वाला बीज किस्म जो है वो हो जाएगा लरमा रोजो। क्या हो जाएगा, लरमा रोजो। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों 21 का हमारा बी। अब अगर दोस्तों इसकी बात कर ली जाए कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब से हुई थी, तो यहां पे अगर हम पहला पॉइंट लिखें कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत, हरित क्रांति की शुरुआत, दोस्तों भारत में हरित क्रांति की शुरुआत जो हुई थी ये हुई थी 1965 से 1968 में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों, 1965 से लेकर के 1968 के बीच में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। इसी प्रकार अगर दोस्तों दूसरे पॉइंट की बात की जाए कि हरित क्रांति को लाने का श्रेय किसको जाता है, यानी कि लाने का श्रेय अगर हम शॉर्ट में लिख दे, लाने का श्रेय दोस्तों क्या लाने का श्रेय, हरित क्रांति को लाने का श्रेय किसको जाता है, सी सुब्रमण्यम को जाता है। सी अब यहाँ पे सुब्रमण्यम को जाता है। हरित क्रांति को लाने का श्रेय किसको जाता है, सी सुब्रमण्यम को जाता है। अगर कहा जाए हरित क्रांति के जनक किस कौन है दोस्तों, कौन हरित क्रांति के जनक है, वो है दोस्तों एमएस स्वामीनाथन है। एमएस यहाँ पे स्वामीनाथन। दोस्तों ये चीज जान लीजिएगा, सारे क्वेश्चनों से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं इसलिए मैं लिख रहा हूं। और अगर इसके प्रवर्तक की बात की जाए, हरित क्रांति के प्रवर्तक की बात कर दी जाए, प्रवर्तक दोस्तों, तो प्रवर्तक की बात की जाए दोस्तों तो वो है नॉर्मन बोरलाग। कौन है दोस्तों, नॉर्मन बोरलाग। नॉर्मन बोरलाग कौन है दोस्तों, हरित क्रांति के दोस्तों प्रवर्तक है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन दोस्तों इस प्रकार के बन सकते हैं कि हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, 1965 से 1968 में हुई थी। और अब इसके बाद कहा जाए कि हरित क्रांति को लाने का श्रेय किसको था, सी सुब्रमण्यम को था। हरित क्रांति के जनक कौन है, एमएस स्वामीनाथन है। हरित क्रांति के प्रवर्तक कौन है, नारायण बोरलाग है।
तो होप सो दोस्तों आपको अभी तक मेरे द्वारा बताए गए सारे क्वेश्चनों का आंसर अच्छे से तरीके से समझ में आ रहा होगा। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो और सीरीज हमारी पसंद आ रही हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। और दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। साथ में दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इन सभी का लिंक दोस्तों आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा 22 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, कहा गया कि फरवरी 1948 में भारतीय संविधान के प्रारंभिक मसौदे को किसने तैयार किया था? व्यवहार राम मनोहर सिन्हा ने, नंदलाल बोस ने, श्याम प्रसाद मुखर्जी ने, बेनेगल नरसिंह राव ने। तो दोस्तों आपको राइट आंसर बता दूं, यहाँ पे इसका डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। फरवरी 1948 में भारतीय संविधान के प्रारंभिक मसौदे को किसने तैयार किया था? बेनेगल नरसिंह राव ने तैयार किया था। चलिए अगला देखते हैं 22 के बाद दोस्तों 23 नंबर क्वेश्चन। और 23 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे हमारा दिया गया है कि उम्मेद भवन पैलेस किस शहर में स्थित है? उदयपुर में, जोधपुर में, मैसूर में, जयपुर में। तो दोस्तों 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा जोधपुर राजस्थान। दोस्तों कहां पे ये है? जोधपुर में, यानी कि ऑप्शन नंबर अगर इसका देखें तो जोधपुर ये कहां पे है दोस्तों? हमारा राजस्थान में है, राजस्थान में है। ठीक है दोस्तों, राजस्थान इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राजस्थान के जोधपुर शहर में ये क्या है? हमारा उम्मेद भवन पैलेस स्थित है। अगला देखेंगे, यानी कि हमारा 23 का यहाँ पे क्या हुआ? राइट, 23 का बी के साथ क्वेश्चन राइट हो गया। अगला देखेंगे 23 के बाद दोस्तों 24 नंबर। और 24 नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया गया है कि लावड़ी किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? लावड़ी की बात की गई है दोस्तों। तो लावड़ी जो है हमारा दोस्तों किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है, इसने ये कहा है। अब दोस्तों अब अगर देखा जाए तो लावड़ी हमारा जो हो जाएगा ये महाराष्ट्र का हो जाएगा। दोस्तों क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। यानी कि 24 का अगर हम देखें तो 24 का बी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 24 का कौन सा राइट हो जाएगा दोस्तों? बी के साथ क्वेश्चन राइट बनेगा। अब अगर बात करी जाए दोस्तों उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में क्या क्या रहता है देख लीजिए, मैं आपको लिखे दे रहा हूं। उत्तर प्रदेश में होता है चरकुला, एक होता है लोक नृत्य दोस्तों, क्या होता है? चरकुला। क्या होता है दोस्तों? चरकुला हमने लिख दिया। दूसरा दोस्तों होता है रास लीला, यहां पे हमने लिख दिया रास लीला। और तीसरा अगर बात की जाए दोस्तों ये होता है हमारा कथक। क्या होता है दोस्तों? यहाँ पे कथक होता है। और अगला बात किया जाए दोस्तों तो यहाँ उत्तर प्रदेश का एक और होता है नौटंकी। यहाँ पे क्या होता है दोस्तों? नौटंकी। अब अगर इसी प्रकार दोस्तों सिक्किम की बात कर ली जाए तो सिक्किम में होता है चमभ्रुंग, यानी कि इसका जो होता है चम, यहाँ पे भ्रुंग, ये हो जाएगा सिक्किम का। तमिलनाडु की अगर बात की जाए तो कारगम नृत्य, यहाँ का एक नृत्य है क्या दोस्तों? कारगम नृत्य, कारगम नृत्य हो जाएगा यहाँ का। तो यहाँ पे लावड़ी किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य था दोस्तों? ये हमारा महाराष्ट्र का है, इसलिए दोस्तों 24 का बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगर उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य पूछा जाए तो दोस्तों चरकुला, रासलीला, कथक, नौटंकी होता है। और सिक्किम का पूछा जाए तो चमभ्रुंग होता है। और तमिलनाडु का पूछा जाए तो कारगम नृत्य होता है। आगे आ जाएंगे दोस्तों 25 नंबर क्वेश्चन। और 25 नंबर क्वेश्चन पे यहाँ दिया गया है कि वह कौन सा अंतिम वर्ष था जब भारत में रेल बजट और केंद्रीय बजट अलग अलग प्रस्तुत किया गया था? तो वह दोस्तों 2016 था। क्या था दोस्तों? 2016 में था हमारा केंद्रीय बजट और रेल बजट अलग अलग प्रस्तुत किया गया था। केंद्रीय बजट और रेल बजट दोनों को 1924 से अलग अलग प्रस्तुत किया जा रहा था। ठीक है दोस्तों, यानी कि वह कौन सा अंतिम वर्ष था? मतलब कि सन 19 देख लीजिए, मैं आपको बता दे रहा हूं कि पहला पॉइंट 1924 से लेकर के लगातार 2016 तक दोनों को केंद्रीय बजट, यहां पे केंद्रीय बजट और रेल बजट अलग अलग प्रस्तुत किया जा रहा था, अलग अलग प्रस्तुत किया जाता था। ठीक दोस्तों, 1924 से लेकर के 2016 तक इनको रेल बजट और केंद्रीय बजट अलग अलग प्रस्तुत किया जाता था, किंतु 2016 के आम बजट में ही रेल बजट को शामिल कर लिया गया था। ठीक है दोस्तों, अब 2016 में क्या कर लिया गया था? 2016 में रेल बजट और आम बजट को एक साथ शामिल करके प्रस्तुत किया गया था। और 1924 से लेकर के 2016 के पीछे 2015 तक कह लीजिएगा कि 1924 से 2015 तक ये दोनों अलग अलग प्रस्तुत किए जाते थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों 25 के बाद 26 नंबर। और 26 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया गया कि वर्ष 1773 से 1785 तक
वस्तुतः भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? वारन हेस्टिंग्स थे, लॉर्ड मिंटो थे, जॉर्ज वाटसन थे, विलियम जॉर्ज वॉकर थे। तो वारन हेस्टिंग हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 26 का हमारा ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। यानी कि 1773 से 1785 तक वस्तुतः भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन बने थे? वारन हेस्टिंग्स बने थे। अगला देखेंगे 26 के बाद दोस्तों 27 नंबर, और 27 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि निवेश जानकारी और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ICRA का मुख्यालय डॉट डॉट में है। मुंबई में है, बेंगलुरु में है, गुरुग्राम में है, चेन्नई में है। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, आपको बता दूं कि गुरुग्राम हमारे इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब ये गुरुग्राम जो है दोस्तों कहां है, कौन से राज्य में पड़ता है? तो ये हरियाणा राज्य में गुरुग्राम पड़ता है। ठीक है दोस्तों, कहां पड़ता है? हरियाणा में पड़ता है गुरुग्राम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा? 27 का हमारा सी के साथ एक क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। और अगर देखा जाए तो इस मुख्यालय की स्थापना कब हुई थी? अगर स्थापना की बात कर ली जाए दोस्तों, यानी कि इस मुख्यालय की स्थापना 1991 में हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 27 के बाद दोस्तों 28 नंबर, और 28वां नंबर हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस द्वीप में पर्यटन को अवैध बना दिया है? प्रेसलिन द्वीप को, पेम्बा द्वीप को, ट्रोमेलिन द्वीप को, सेंटिनल द्वीप को। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपको बता दूं कि सेंटिनल द्वीप हमारा इस क्वेश्चन का क्या बनेगा? राइट आंसर। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा 28 का यहाँ पे डी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 28 के बाद दोस्तों हम लोग 29 नंबर क्वेश्चन, और 29 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि सितंबर 2018 में किस भारतीय राज्य के पहले नागरिक विमानपत्तन का उद्घाटन किया गया था? सिक्किम में, मिजोरम में, नागालैंड में, मणिपुर में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सिक्किम हमारा इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा? 29 का हमारा ए के साथ क्वेश्चन क्या होगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। सितंबर 2018 में किस भारतीय राज्य के पहले नागरिक विमानपत्तन का उद्घाटन किया था? तो वो दोस्तों हमारा सिक्किम है। चलिए अगला देखते हैं। 28 के बाद 29 हो गया, 29 के बाद हम लोग 30 नंबर देखेंगे, और 30 नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पे ये दिया गया है। 30 नंबर में कहा है कि स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? दोस्तों वो कैलाश नाथ काटजू थे, वी.के. कृष्ण मेनन थे, बलदेव सिंह थे, यशवंत राव चौहान थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बलदेव सिंह थे हमारा, यानी कि 30 का हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। यानी कि स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे दोस्तों? तो बलदेव सिंह थे। अब देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के सरकार में ही ये बलदेव सिंह हमारे क्या थे? स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री बलदेव सिंह बने थे। ठीक है दोस्तों, कब उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? अगर बात की जाए जब ये हमारे स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री बने थे कौन? बलदेव सिंह। तो उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, और उन्हीं की अध्यक्षता में इनको बलदेव सिंह जी को रक्षा मंत्री बनाया गया था। चलिए अगला देखते हैं 30 के बाद 31 नंबर, और 31 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस नदी पर स्थित एक द्वीप पर है? तो दोस्तों आपको बता दूं कि नर्मदा नदी, साबरमती, तापी और माही। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों नर्मदा नदी हमारे इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो नर्मदा नदी यानी कि अभी नर्मदा नदी दोस्तों जो हमारी है, ये प्रथम प्रधानमंत्री व गृह मंत्री सरदार पटेल की 182 मीटर यानी कि 597 फीट ऊंची प्रतिमा गुजरात राज्य में है। नर्मदा नदी दोस्तों कहाँ है? गुजरात राज्य में है। सबसे पहले आप ये पॉइंट जान लीजिए, अगर पूछ लिया जाए कि ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की कहां पे है? ये गुजरात राज्य में है। गुजरात राज्य के नर्मदा नदी पर है। गुजरात राज्य में कहां पे है? गुजरात राज्य में नर्मदा नदी पर है। नर्मदा नदी ये दोस्तों हो गई। अगर इसकी ऊंचाई की बात की जाए दोस्तों तो 182 मीटर 182 मीटर ऊंची। अगर इसको फिट में बात किया जाए दोस्तों तो ये हो जाएगा 597 फीट ऊंची प्रतिमा गुजरात राज्य में है, नर्मदा नदी पर स्थित है। ठीक है, जिसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहा जाता है। इसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहा जाता है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस महान पुरुष की बनी है प्रतिमा? यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की बनी है। यहाँ पे दोस्तों देख लीजिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। फिर उद्घाटन कौन किया था दोस्तों? इसका नरेंद्र मोदी जी ने 31 अक्टूबर 2018 में किया था। अगर उद्घाटन की बात कर ली जाए दोस्तों तो उद्घाटन
इस स्टैचू ऑफ यूनिटी का कौन किया था? उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी 31 अक्टूबर 2018 में किया था। कब किया था दोस्तों? 31 अक्टूबर 2018 में। अब अगर बात की जाए तो 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब 31 अक्टूबर को होता क्या है? 31 अक्टूबर को यहां पे राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, इससे जुड़े हुए मिलते जुलते पॉइंट कुछ ये हो गए दोस्तों। अगर पूछ लिया जाए कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनी है वो कहां बनी है? वो नर्मदा नदी में बनी है। नर्मदा नदी कहां है? गुजरात राज्य में है। और इसकी ऊंचाई पूछ ली जाए तो 182 मीटर है। अगर इसकी फीट में लंबाई पूछी जाए तो 597 फीट है। अब पूछा जाए इसका उद्घाटन कब किया गया था, तो नरेंद्र मोदी जी ने 31 अक्टूबर 2018 में किया था। और 31 अक्टूबर को क्या होता है दोस्तों? तो राष्ट्रीय एकता दिवस होता है। ठीक है, इस उपलक्ष्य में वहां पे इसका उद्घाटन किया गया था। आगे देखेंगे 31 नंबर क्वेश्चन के बाद दोस्तों यहाँ पे 32 नंबर क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, यहाँ पे पुष्प के किस हिस्से में पराग का उत्पादन होता है? अंडाशय में, बीजांड में, परागकोश में, पुष्प योनि में। अब दोस्तों 32 का जो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पुष्प के परागकोश हिस्से में पराग का उद्घाटन या उत्पादन होता है। उद्घाटन है दोस्तों, उत्पादन होगा। ठीक है ना, परागकोश यानी कि पुष्प के परागकोश हिस्से में पराग का उत्पादन होता है। और दोस्तों ये भीतर स्थित होता है। ये जो मतलब परागकोश होता है ये पुष्प के भीतर स्थित होता है। ठीक है, तो यानी कि कुल मिलाकर 32 का अगर देखा जाए तो सी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट बन जाएगा। आगे देखेंगे 32 के बाद दोस्तों 33 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि कौन सा जीवाणु अंडाकार या गोलाकार होता है? एसेरिकिया कोलाई या कोकस, बैसिलस या वाइब्रियो। अब दोस्तों 33 का जो इसका जो राइट आंसर हो जाए कौन सा जीवाणु अंडाकार या गोलाकार होता है, वो दोस्तों होता है कोकस होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर अगर देखें तो 33 का बी यानी कि कोकस इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे 33 के बाद दोस्तों 34 नंबर, और 34 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि बैगनी रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य लगभग होती है। तो बैगनी रंग की प्रकाश की तरंग दैर्घ्य दोस्तों 455 से 390 nm होती है। तो ये बैगनी रंग की प्रकाश की तरंग दैर्घ्य कितनी होती है दोस्तों? ये हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 34 का सी इस क्वेश्चन का क्या बनेगा? राइट आंसर। अब अगर दोस्तों यहाँ पे नीला रंग की बात की जाए, नीला रंग की, तो नीला रंग का हो जाएगा दोस्तों 440 से लेकर के 485 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? nm इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब नीला के बाद दोस्तों अगर नारंगी रंग की बात की जाए, यहाँ पे नारंगी रंग की, तो यहाँ पे हमने लिख दिया नारंगी रंग की, तो नारंगी रंग का होता है दोस्तों 625 से लेकर के 590 nm तक। ठीक है, अब इसी प्रकार लाल रंग की बात दोस्तों की जाए तो लाल रंग का होता है हमारा दोस्तों कितना? लाल रंग का हो जाएगा 740 से 622 nm होता है। तो दोस्तों ये कुछ और भी पॉइंट याद रखिए। आपको बैगनी का पता है कि बैगनी रंग का प्रकाश तरंग दैर्घ्य कितना होता है? 455 से 390 nm होता है। चलिए अगला देखते हैं 34 के बाद दोस्तों 35 नंबर, और 35 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि मक्खन डॉट डॉट का उदाहरण है, निलंबन का उदाहरण है, कोलाइडल घोल का है, पायस का है, मिश्रण का है। तो दोस्तों यहाँ पे मक्खन जो हो जाएगा हमारा, मक्खन डॉट डॉट का उदाहरण है दोस्तों किसका हो जाएगा? मक्खन हो जाएगा हमारा दोस्तों पायस का। यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो 35 का हमारा यहाँ पे सी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। पायस के उदाहरण में मक्खन, दूध, मार्जरीन आदि को शामिल किया जाता है। ठीक है दोस्तों, पायस के उदाहरण में अगर बात की जाए। चलिए अगला देखते हैं 35 के बाद दोस्तों 36 नंबर, और 36 नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पे ये दिया गया है। यहाँ पे कहा गया है कि निम्न में से किस लवण में क्रिस्टलन जल के 10 अणु नहीं होते हैं? ग्लोबेर साल्ट के, वाशिंग सोडा के, बोरेक्स के, एप्सन साल्ट के। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 36 का हमारा एप्सन साल्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा 36 का डी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा।
अगला देखेंगे 36 के बाद दोस्तों 37 नंबर, और 37 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि वर्ष 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने की थी, जोनाथन डंकन ने किया था, सर विलियम म्योर ने किया था, मदन मोहन मालवीय ने किया था। तो 37 का हो जाएगा दोस्तों सर विलियम म्योर ने किया था, यानी कि इस 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? सर विलियम म्योर ने, यानी कि ऑप्शन नंबर 37 का देखा जाए तो सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। स्थापना की बात की जाए दोस्तों तो स्थापना यहाँ पे आपको पता है कि 1887 में, लेकिन अगर डेट एग्जैक्ट डेट पूछी जाए तो 23 सितंबर होता है, यहाँ पे 23 सितंबर 1887 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? सर विलियम म्योर ने किया था। कब किया था दोस्तों? तो 23 सितंबर 1887 को किया था। अगला देखेंगे 37 के बाद दोस्तों 38 नंबर क्वेश्चन, और 38 नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पे ये दिया गया है, कहा गया है कि पहली महिला मुख्यमंत्री वर्ष 1963 में नियुक्त की गई थी। उन्होंने किस भारतीय राज्य सरकार का नेतृत्व किया था? उत्तर प्रदेश का, तमिलनाडु का, पश्चिम बंगाल का, या फिर दोस्तों असम का? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, यानी कि उत्तर प्रदेश को उन्होंने नेतृत्व किया था। वो पहली महिला कौन सी थी दोस्तों? आपको बता दूं कि 1963 से लेकर के 1967 तक कौन थी? सुचेता कृपलानी, यानी कि सुचेता कृपलानी जो थी वो पहली यूपी की महिला मुख्यमंत्री बनी थी, सुचेता कृपलानी। ठीक है दोस्तों, ये सुचेता कृपलानी। अब अगर बात किया जाए प्रथम महिला राज्यपाल भी उत्तर प्रदेश की राज्य की कौन थी? सरोजनी नायडू थी दोस्तों। अगर ये तो मुख्यमंत्री की बात आ गई, अगर महिला राज्यपाल की बात आ जाए तो दोस्तों हम बात करते हैं महिला राज्यपाल की बात आ जाए, महिला राज्यपाल यूपी की बात आ जाए उत्तर प्रदेश की। ठीक है, तो वो थी दोस्तों सरोजनी नायडू थी। कौन थी दोस्तों? सरोजनी नायडू। दोस्तों सरोजनी नायडू, ये हो जाएगा सरोजनी नायडू। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों 38 का, हमारा 38 का ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से हमारा सामान्य ज्ञान का पार्ट यहीं पे फिनिश होता है, और आगे हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों अब हिंदी के क्वेश्चनों को, और हिंदी के क्वेश्चनों को देखते हैं। और हमारा हिंदी क्वेश्चन दोस्तों ये रहे। दोस्तों यहाँ पे अब हम लोग सामान्य हिंदी पढ़ेंगे, और हिंदी में जो पहला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे कहा गया कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। अब अशुद्ध वाक्य यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या लिखा है? यहाँ पे लिखा मैंने गांव जाना है, मैंने गांव जाना है। इसका जो शुद्ध रूप हो जाएगा दोस्तों, मैं गांव जाना है, मुझे गांव जाना है, मेरे को गांव जाना है, मेरे को गांव जाना है। मैं गांव जाना है दोस्तों ये गलत हो गया, मुझे गांव जाना है ये सही समझ में आ रहा है दोस्तों, मेरे को गांव जाना है ये भी गलत हो जाएगा, मेरे को गांव जाना है ये भी गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर दोस्तों आपको पता चल गया कि 114 का हमारा यहाँ पे बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 114 के बाद दोस्तों 115 नंबर, और 115 नंबर क्वेश्चन में दिया गया छंद में प्रयुक्त अक्षर को क्या कहा जाता है? दोस्तों जो छंद होता है कहा गया कि छंद में प्रयुक्त अक्षर को क्या कहेंगे? व्यंजन कहेंगे, चरण कहेंगे, मात्रा कहेंगे, या फिर दोस्तों हम लोग वर्ण कहेंगे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 115 का बी, यानी कि हम लोग वर्ण कहेंगे। क्या कहेंगे? 115 का यानी कि छंद में जो प्रयुक्त अक्षर है उसको हम लोग क्या कहेंगे? वर्ण कहेंगे। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा 115 का बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 116 नंबर, और 116 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। लोहा मानना, यानी कि अब 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मूर्ख बनाना, प्रभाव मानना, हार मानना, लाभ होना। दोस्तों लोहा मानना का मतलब दोस्तों होता है प्रभाव मानना, यानी कि 116 का बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? हमारा बिल्कुल राइट बन जाएगा। लोहा मानना यानी कि प्रभाव मानना। ठीक है दोस्तों, इसका क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर 116 का बी के साथ हो जाएगा। अगला देखेंगे 117 नंबर, और 117 नंबर का क्या कहा गया है कि रसों का राजा किस रस को माना जाता है? करुण रस को, श्रृंगार रस को, वीर रस को और हास्य रस को।
दोस्तों रसों का राजा किस रस को माना जाता है, तो वो हो जाएगा 117 का बी, यानी कि श्रृंगार रस को माना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे 117 का बी के साथ क्वेश्चन क्या होगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 117 के बाद दोस्तों 118 नंबर, और 118 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। आप इस किताब को पढ़ रहे हैं, इसमें दोस्तों ये हमारा ये विकल्प दिया गया है, मतलब आप इस किताब को पढ़ रहे हैं, इस वाक्य का हमको कर्मवाच्य बनाना है। अब इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इस किताब को आपके द्वारा पढ़ा गया है, क्या आपने इस किताब को पढ़ा, यह किताब आपके द्वारा पढ़ी गई, आपने यह किताब पढ़ी। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका जो कर्मवाच्य होता है, आप इस किताब को पढ़ रहे हैं, यानी कि हो जाएगा इस किताब को आपके द्वारा पढ़ा गया, कर्मवाच्य हमारा ये बन जाएगा। 118 का यहाँ पे हमारा बी के साथ एक क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बी नहीं दोस्तों ए के साथ एक क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौन सा नंबर राइट होगा दोस्तों, 118 का हमारा ए के साथ एक क्वेश्चन क्या होगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 118 के बाद दोस्तों 119 नंबर, और 119 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी के द्वारा कहे गए वचन को ज्यों का त्यों लिखने के लिए चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों जैसे हमने कोई वर्ड कहा और उसको ज्यों का त्यों लिख देते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, योजक बोलेंगे, उद्धरण बोलेंगे, अल्पविराम बोलेंगे, अर्धविराम बोलेंगे। दोस्तों उसका उद्धरण बोला जाता है, यानी कि 119 का हमारा बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 119 के बाद दोस्तों 120 नंबर, और 120 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्दों के सही समास वाला विकल्प पहचानिए। चंद्रशेखर, चंद्र है शिखर पर जिसके, चंद्र है जिसका नाम, चंद्र के समान है जो, चंद्र के जैसा है जो। दोस्तों यहाँ पे सही समास वाला विकल्प पहचानना है हमको। चंद्रशेखर, चंद्र है शिखर पर जिसके, अर्थात शिव जी, यानी कि 120 का देखा जाए तो ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 120 का ए के साथ क्वेश्चन राइट बनेगा। और आगे देखेंगे 121 नंबर, और 121 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प है जिसका उत्साह नष्ट हो गया हो। उत्साही, उद्यमी, हतोत्साही, जिज्ञासु, यानी भाई अगर कोई व्यक्ति है, अगर उसका उत्साह से कोई काम कर रहा है, अगर वो काम हासिल ना हुआ तो उसका उत्साह जो होता है नष्ट हो जाता है, तो उसको क्या कहा जाएगा, वो हतोत्साहित कह दिया जाएगा। यानी कि 121 का हमारा यहाँ पे सी के साथ एक क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 121 के बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पे 122 नंबर देखेंगे। दोस्तों 122 नंबर क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, कहा गया कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक शब्द दिए गए अनेकार्थी शब्द का एक अर्थ है, उस शब्द को चुने। जलज, जलज का हो जाएगा 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जहाज, मछली, चतुर, हाथी। दोस्तों जलज का जो अनेकार्थी शब्द बन जाएगा हमारा मछली बन जाएगा। और अगर इसकी बात करें जलज का और क्या क्या बनता है दोस्तों, एक तो बन जाएगा हमारा मछली होता है दोस्तों अनेकार्थी शब्द में। और अगर दूसरी बात की जाए दोस्तों, कमल हो जाएगा, मोती हो जाएगा, शंख हो जाएगा, चंद्रमा हो जाएगा। यहाँ पे हमने कमल लिख दिया और दोस्तों मोती लिख दिया, फिर दोस्तों शंख लिख दिया और उसके बाद दोस्तों हमारा चंद्रमा हो गया एक। तो ये सब इसके क्या है हमारे दोस्तों अनेकार्थी शब्द है, किसके, जलज के। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा मछली शब्द मिल रहा है, इसलिए दोस्तों हमारा 122 का बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 122 के बाद दोस्तों 123 नंबर, और 123 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया गया है, कहा गया कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करें जो निम्न वाक्य पूर्णकालिक क्रिया परिवर्तन वाक्य बताता है। बच्चों ने गृह कार्य किया, वे खेलने लग गए। बच्चे गृह कार्य किए बिना खेलने लग गए। अब 4 ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पे मेन हमारा ये वाक्य दिया गया, बच्चों ने गृह कार्य किया और वे खेलने लग गए। बच्चे गृह कार्य किए बिना खेलने लग गए, बच्चे गृह कार्य किए बिना खेलने लग गए, बच्चे गृह कार्य करके खेलने लगे, और बच्चों ने गृह कार्य किया और खेलने गए। यहाँ पे 123 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा, बच्चे गृह कार्य करके खेलने लगे, यानी बच्चों ने अपना गृह कार्य किया, उसके बाद फ्री हो गए, उसके बाद खेलना शुरू कर दिया। तो यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा देखा जाए तो 123 का हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा।
आगे देखेंगे 124 नंबर और 124 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, कहा गया है निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से रेखांकित पद के उचित कारक को पहचानिए। रेखांकित पद के उचित कारक को पहचानिए। कहा गया कि हे प्रभु, अब आगे संबोधन का चिन्ह है, और रक्षा कीजिए, हे प्रभु रक्षा कीजिए। तो 124 का दोस्तों यहाँ पे जो संबोधन का चिन्ह बना है, तो संबोधन कारक यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 124 का ए के साथ एक क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये जो दोस्तों होता है संबंध बोधक का कारक होता है, तो इसलिए दोस्तों हमारे क्वेश्चन क्या हो जाएगा यहाँ पे 124 का ए के साथ एक क्वेश्चन क्या होगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे 125 नंबर और 125 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। बच्चों ने खेल खेला। अब दोस्तों ये भविष्य काल में हमको जाना है। हम जानते हैं वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। भविष्य काल में दोस्तों हम जानते हैं क्या होता है, बच्चों ने खेल खेला। अब दोस्तों इसके चार ऑप्शन दिए गए, बच्चे खेल खेल चुके, बच्चे खेल रहे, बच्चे खेल रहे, बच्चे खेल चुके होंगे, और बच्चे खेल खेलेंगे। अब दोस्तों ये भविष्य में हमारा वर्ड जा रहा है, इसलिए दोस्तों यहाँ पे 125 का हमारा डी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। बच्चों ने खेल खेला, बच्चे खेल खेलेंगे, भविष्य की बात की जा रही, खेलेंगे पता नहीं कब खेलेंगे, ठीक है ना। तो भविष्य में बताना है, तो भविष्य में हमारा डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 125 के बाद दोस्तों 126 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग शब्द है। राजपूत। अब दोस्तों राजपूत का हमारा स्त्रीलिंग हो जाएगा राजपुतानी। ये तो हमारा पुल्लिंग है राजपूत, राजपूत का हो जाएगा राजपुतानी, यानी कि 126 का हमारा ए के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे आ जाएंगे 126 के बाद दोस्तों 127 नंबर क्वेश्चन में कहा निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प दिए गए जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग शब्द है। तपस्वी का सही स्त्रीलिंग हो जाएगा तपस्विनी, तपस्विनी, तपस्वीन, तपस्वी, तपस्विनी। दोस्तों तपस्वी का तपस्विनी हो जाएगा स्त्रीलिंग, यानी कि देखा जाएगा तो 127 का भी हमारा ए के ही साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 128 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प पहचानिए। तलवार। तलवार का बहुवचन हो जाएगा तलवारें, तलवारों, तलवार, तलवारें, तलवारें हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बिंदी लगी है, यहाँ पे बिंदी नहीं लगी, इसलिए दोस्तों 128 का भी हमारा ए के साथ एक क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तलवार का बहुवचन हो जाएगा दोस्तों तलवारें। अगला देखेंगे 128 के बाद दोस्तों 129 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है ह्रस्व व दीर्घ इनमें से किसके प्रकार होते हैं, स्वर के, व्यंजन के, वर्णमाला के, या फिर दोस्तों संयुक्त व्यंजन के। ह्रस्व व दीर्घ इनमें से किसके प्रकार है दोस्तों, तो वो स्वर के हमारे प्रकार होते हैं। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर हमारे किसके प्रकार है दोस्तों, स्वर के ही प्रकार होते हैं। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 129 का हमारा ए के साथ क्वेश्चन क्या होगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 130 नंबर और 130 नंबर क्वेश्चन में दिया गया कि इनमें से कौन सा ऊष्म व्यंजन है दोस्तों, या, पा, सा और टा, इनमें से ऊष्म व्यंजन बताना है हमको। तो ऊष्म व्यंजन हो दोस्तों हो जाएगा हमारा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा 130 का सी, यानी कि सा। ऊष्म व्यंजन हमारा क्या बनेगा, सा। अब ऊष्म व्यंजन दोस्तों क्या होते हैं दोस्तों, यहाँ पे हम अगर लिखें तो ऊष्म व्यंजन हमारे चार होते हैं। कितने दोस्तों होते हैं, चार होते हैं। अब वो चार कौन कौन से होते हैं देख लीजिएगा। एक तो होता है सा, 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 और एक दोस्तों हो जाएगा हमारा हा, सा, सा, हा। तो ये जो होते हैं दोस्तों हमारे ऊष्म व्यंजन होते हैं। ये क्या है दोस्तों, हमारे ऊष्म व्यंजन होते हैं। तो इसमें हमारा सा शब्द हो जाएगा ऊष्म व्यंजन में आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो 130 का हमारा सी के साथ, यानी कि 130 का हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऊष्म व्यंजन दोस्तों कितने होते हैं, चार होते हैं। अगला आएंगे दोस्तों 130 के बाद दोस्तों 131 नंबर और 131 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि दी गई जोड़ियों में कौन सी जोड़ी सही संज्ञा व उससे बनने वाले विशेषण शब्द की है। पक्ष, पाक्षिक, प्रेम, प्यार, सुख, दुख, स्वर्ण, सोना। दोस्तों विशेषण शब्द की संज्ञा व उससे बनने वाले विशेषण शब्द की है कौन सी जोड़ी दोस्तों पूछा गया है। तो दोस्तों यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 131 का हमारा ए, यानी कि पक्ष पाक्षिक जो हमारा है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पे जो पक्ष शब्द है ये जो हो जाएगा हमारा ये संज्ञा हो जाएगा,
क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा संज्ञा हो जाएगा। और यहाँ पे जो दूसरा है हमारा, यानी पक्ष के बाद दोस्तों पाक्षिक जो हो जाएगा, ये पाक्षिक की जो बात की गई है, पाक्षिक हो जाएगा हमारा यहाँ पे सर्वनाम हो जाएगा, सर्वनाम। ठीक है दोस्तों, तो यानी सर्वनाम है दोस्तों, यहाँ पे विशेषण पूछा गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये विशेषण हो जाएगा। ठीक है, ये विशेषण होगा, तो यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, विशेषण। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 131 का ए के साथ ही क्वेश्चन राइट बनेगा। और अगला देखेंगे 132 नंबर। 132 नंबर क्वेश्चन में कहा गया कि सर्वनाम वाले वाक्य में लिंग का पता किससे चलता है, क्रिया से, कर्म से, कर्ता से, वचन से। तो 132 का जो सर्वनाम वाले वाक्यों में लिंग का पता दोस्तों हमारा क्रिया से चलता है, तो 132 का हमारा ए के साथ क्वेश्चन क्या बनेगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 132 के बाद दोस्तों 133 नंबर। और 133 नंबर क्वेश्चन में कहा है जायसी द्वारा रचित प्रसिद्ध रचना कौन सी है, पद्मावत, रसविलास, विज्ञान गीत, गीता, श्रृंगार लहरी। मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित प्रसिद्ध रचना कौन सी है दोस्तों, इसकी जो प्रसिद्ध रचना हो जाएगी 133 का हमारा हो जाएगा पद्मावत। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, 133 का बिल्कुल राइट आंसर बनेगा 133 का ए पद्मावत। जायसी द्वारा रचित प्रसिद्ध रचना कौन सी है, पद्मावत। आगे आ जाएंगे 134 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है हमारा भारत दुर्दशा किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा रचित उपन्यास है। भारत दुर्दशा जो दोस्तों हमारा है वो हमारा वृंदावन लाल शर्मा द्वारा, देवकी नंदन खत्री द्वारा, अयोध्या सिंह द्वारा, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा। यानी जो राइट आंसर हो जाएगा भारत दुर्दशा हमारा भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित है दोस्तों। इनकी अगर अन्य रचनाएं देखें, अंधेर नगरी नील देवी होती है। यानी अन्य रचनाएं अगर किनकी देखें, भारतेंदु हरिश्चंद्र की अन्य रचनाएं जो फेमस है दोस्तों, यानी कि एक हो जाएगा हमारा अंधेर नगरी, अंधेर नगरी, यहाँ पे हमने लिख दिया अंधेर नगरी। उसके बाद नील देवी, नील देवी, ये हो जाएंगी हमारी इनकी अन्य रचनाएं हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन यानी कि कुल 134 का हमारा यहाँ पे डी के साथ एक क्वेश्चन राइट हुआ। और आगे आ जाएंगे 134 के बाद दोस्तों हम लोग 135। अब दोस्तों यहाँ पे 135 नंबर जो हमारा दिया गया, कहा गया कि नीचे दी गई रचनाएं किस कवि की हैं, चिदम्बरा या उत्तर कला और बूढ़ा चांद या पल्लव। दोस्तों नीचे दी गई रचना किस कवि की है, चिदम्बरा, उत्तरा कला और बूढ़ा चांद, पल्लव। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 135 का हमारा ए, यानी कि सुमित्रा नंदन पंत द्वारा ये रचित रचनाएं है। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा 135 का यहाँ पे ए के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे 135 के बाद दोस्तों 136 नंबर। और 136 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, खूंटियों पर टंगे लोग, जंगल का दर्द, क्या कहकर पुकारूं, गर्म हवाएं। 136 का जो हो जाएगा दोस्तों खूंटियों पर टंगे लोग, यानी कि 136 का हमारा ए के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है, खूंटियों पर टंगे लोग के लिए दिया जाता है। अगला देखेंगे दोस्तों 136 के बाद दोस्तों 137 नंबर हमारा यहाँ पे पैसेज दिया गया है। कहा गया नीचे दिए गए गद्यांश के बाद प्रश्न संख्या 137 से 141 तक प्रश्न दिए गए हैं, इस गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और 4 विकल्पों में से प्रत्येक प्रश्न का सर्वोत्तम उत्तर चुनें। दोस्तों आपको बता दूं, जब आपको पैसेज हल करना हो तो सबसे पहले पैसेज में जो प्रश्न दिए गए होते हैं उन प्रश्नों को आप पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद पैसेज पढ़िए तो आपको आसानी होगी। तो यहाँ पे पहला प्रश्न दिया था किष्किंधा का भाग किसके शासन का हिस्सा है, पहला प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न देखिए किसने हम्पी को स्वप्नों की नगरी कहा था, ठीक है। अगला देखेंगे हम्पी साम्राज्य की शक्ति का पतन कैसे हुआ। अगला क्वेश्चन देखेंगे विजयनगर के भग्नाशेष कैसी दृश्य वाले के बीच फैली है, ये व्याख्या गई। अगला क्वेश्चन देखेंगे विरूपाक्ष का समानार्थी शब्द पहचानिए। अब दोस्तों ये हमारे थे क्वेश्चन इतने। अब इन्हीं से रिलेटेड अब हम क्या करेंगे दोस्तों, क्वेश्चन पढ़ेंगे और क्वेश्चन पढ़ने के बाद उनका आंसर देंगे। मतलब क्वेश्चन तो हमने पढ़ लिया, अब पैसे थोड़ा सा पढ़ लेंगे। कहा गया किष्किंधा का भाग किसके शासन का हिस्सा था। लगभग 5 शताब्दी पूर्व पुर्तगाली इतिहासकार डोमिंगपेस ने हम्पी विजयनगर को स्वप्नों की नगरी कहा है। एक तो क्वेश्चन यही सभी हमने पढ़ा है, यही मिल जाएगा। यह संभव वंश के शासकों की राजधानी थी जिन्होंने
1336 से प्राचीन हम्पी के निर्माण स्थल पर विजयनगर साम्राज्य की नींव रखी थी, लेकिन वह कृष्णदेव राय 1509 से 1529 थे जिन्होंने भव्य महल और मंदिरों के राजधानी को अलंकृत किया और विजयनगर साम्राज्य की सीमाओं को दूर दूर तक फैलाया, जिससे वह दक्षिण भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली हिंदू साम्राज्य बना। परंतु इस साम्राज्य की शक्ति का पतन पड़ोसी बहमाई राज्यों के संग 1565 में संयुक्त आक्रमण से आरंभ हुआ। इस विजयनगर को परास्त करके नष्ट कर दिया गया। यह उस साम्राज्य का दुखद अंत था जो कभी अरब सागर से बंगाल की खाड़ी और दक्कन पठार से भारतीय प्रायद्वीप तक फैला था। विजयनगर के भग्नावशेष एक दूसरे पर टंगी विशाल चट्टानों की निर्जन दृश्यावली के बीच फैले हैं। दक्षिण भारत के राजनीतिक परिदृश्य में अपने उदय से पूर्व हम्पी कई शताब्दियों से एक प्रख्यात पावन स्थल था। रामायण में जैसा वर्णित है, यह बाली शासित केंद्र किष्किंधा का एक भाग था। इस स्थान में बाली और सुग्रीव, हनुमान, राम, सीता, लक्ष्मण से जुड़ी अनेक घटनाएं घटी। तुंगभद्रा नदी के पार स्थित वर्तमान एनीगोंडी दुर्ग इस वानर साम्राज्य का प्रमुख केंद्र था। हम्पी के चट्टानी पर्वत जैसे हेमकूट पर्वत, मार्तंड पर्वत और मालयवंत पर्वत का उल्लेख रामायण से मिलता है। तुंगभद्रा का प्राचीन नाम और पार्वती का नाम पंपा है, जिसने विरूपाक्ष रूपी शिव से विवाह किया था। इसी नाम पर इस नगरी का नाम पड़ा। अब दोस्तों कहा किष्किंधा का भाग किसके शासन का हिस्सा था? दोस्तों बाली का था। बाली कृष्णदेव राय बहमई राज्यों का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, अभी हमने पढ़ा है कि ये बाली का यानी किष्किंधा का भाग किसके शासन का हिस्सा था? बाली के शासन का हिस्सा था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अभी हम लोगों ने बीच कहीं पढ़ा है, आप थोड़ा सा आपको ढूंढना पड़ेगा, लेकिन आंसर इसका ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, यानी कि 137 का हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हुआ। और 138 नंबर देखेंगे। यहाँ पे कहा किसने हम्पी के सपनों की नगरी कहा था? तो हम्पी के सपनों की नगरी पूर्व पुर्तगाली इतिहासकार डोमिंग पेस ने हम्पी को सपनों की नगरी कहा था। पुर्तगाली इतिहासकार डोमिंग पेस, यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो 138 का यहाँ पे हमारा बी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 139 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि हम्पी साम्राज्य की शक्ति का पतन कैसे हुआ? हम्पी साम्राज्य की शक्ति का पतन दोस्तों यहाँ पे कैसे हुआ? दोस्तों आपको बता दूं, संयुक्त आक्रमण से हुआ। अभी ये देखिए यहाँ पे लिखा है बहमोई राज्यों के संयुक्त आक्रमण से आरंभ हुआ, परंतु इस साम्राज्य की शक्ति का पतन, देखिए शक्ति का पतन कैसे हुआ? संयुक्त आक्रमण के से आरंभ हुआ। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 139 का हमारा सी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 139 के बाद दोस्तों 140 नंबर क्वेश्चन, विजयनगर के भग्नावशेष कैसी दृश्यावली के बीच फल है? तो 140 का जो राइट हो जाएगा दोस्तों जनशून्य, यानी कि हमारा जो होता है विजयनगर के भग्नावशेष कैसी दृश्यावली के बीच फैली है? तो जनशून्य के बीच फैली हुई है। अभी इसके बीच भी हम लोगों ने बीच में कहीं पढ़ा दोस्तों, तो इसका राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों हमारा जनशून्य, यानी कि ऑप्शन नंबर अगर हम देखें तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 140 का हमारा ए के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे दोस्तों और अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पे अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा। 141 नंबर में कहा है विरूपाक्ष का समानार्थी शब्द पहचानिए। विरूपाक्ष का समानार्थी शब्द पहचानने के लिए कहा है। तो 141 का हमारा दोस्तों विलक्षण नेत्रों वाला, विरूपाक्ष का समानार्थी शब्द हो जाएगा विलक्षण नेत्रों वाला, यानी कि ऑप्शन नंबर अगर देखा जाए तो 141 का हमारा ए के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे 141 के बाद दोस्तों 142 नंबर। अब हमारा यहाँ पे अगला क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। कहा गया कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद्य के उचित अलंकार रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। काली घटा का घमंड घटा, दोस्तों कौन सा अलंकार है? ये दोस्तों हमारा यमक अलंकार है, काली घटा का घमंड घटा। यहाँ घटा शब्द के 2 अर्थ है दोस्तों, यहाँ पे घटा शब्द के 2 अर्थ है। पहले घटे का अर्थ हो जाएगा कम हुआ और दूसरे घटे शब्द का अर्थ हो जाएगा मेघालय, यानी कि यमक अलंकार, यानी हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा 142 का ए के साथ ये क्वेश्चन क्या होगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 142 बार दोस्तों 143 नंबर। यहाँ पे कहा निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्दों के सही अवयव के भेद को दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है।
दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है, रेखांकित भाग है हमारा के बाहर। अब दोस्तों ये समुच्चय बोधक अवयव है, विस्मयादि बोधक अवयव है, संबंध बोधक अवयव है या निपात है। दोस्तों 143 का जो हमारा हो जाएगा दोस्तों, ये संबंध बोधक अवयव कहलाएगा। दरवाजे के पास कोई खड़ा है, यानी कि खड़ा और दरवाजे को आपस में जोड़ रहा है, इसलिए दोस्तों हमारा ये हो जाएगा संबंध बोधक। यानी कि 143 का हमारा यहाँ पे सी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 143 बार दोस्तों 144 नंबर, और 144 नंबर क्वेश्चन में कहा गया कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समानार्थक वाला शब्द है। नाश, नाश का दोस्तों तबाही, उत्कर्ष, उत्थान, नवीन। नाश का तबाही हो जाएगा, यानी कि 144 का हमारा यहाँ पे ए के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 144 के बाद दोस्तों 45 नंबर, यहाँ पे 145 में कहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही विकल्प है। उपसर्ग शब्द के डॉट डॉट में लगते हैं, उपसर्ग शब्द के आरंभ में लगते हैं दोस्तों, अप्रत्यय पीछे लगते हैं यानी कि लास्ट में लगते हैं। तो इसका 145 का हमारा ए बी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 145 का हमारा क्या हो जाएगा, 145 का हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे हम लोग यहाँ पे 145 बाद दोस्तों 146 नंबर, 146 नंबर क्वेश्चन में कहा है निम्नलिखित प्रश्न में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से नहीं बना है। चिकनाहट, दोस्तों हट शब्द ये हमारा प्रत्यय है। चांदनी, खटास, तो बखूबी, दोस्तों ये हमारा जो बखूबी शब्द है ये जो हमारा क्या हो जाएगा, यानी कि 146 का हमारा यहाँ पे डी के साथ यानी बखूबी शब्द है, यानी कि ब शब्द यहाँ पे यानी कि प्रत्यय से नहीं बना है। खूबी यानी कि विकल्प का चयन करें, ब शब्द यहाँ पे क्या है हमारा, ये उपसर्ग है, और खूबी शब्द हमारा प्रत्यय से नहीं बना है, तो ये हमारा उपसर्ग से बना है दोस्तों, इसलिए 146 का यहाँ पे हमारा डी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 146 बाद दोस्तों 147 नंबर, और 147 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक शब्द दिए गए शब्द का सही तद्भव रूप है कपोत। कपोत का दोस्तों सही तद्भव रूप होता है कबूतर, यानी कि 147 का हमारा बी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। होप सो दोस्तों आपको अभी तक मेरे द्वारा बताए गए सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। फिर भी दोस्तों आपको यदि किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार कोई डाउट या डप्ट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर दोस्तों अपनी राय भी दे सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो से हमारी पसंद आ रही है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, और दोस्तों यदि चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं हम लोग अगला नंबर 148 नंबर क्वेश्चन, और 148 नंबर क्वेश्चन ये दिया गया है, यहाँ पे लिखा है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के विपरीत अर्थ वाला विकल्प चुनिए। संयोग का विपरीत दोस्तों होता है वियोग। दोस्तों ये सबको मालूम है, संयोग के विपरीत का अर्थ क्या हो जाएगा, वियोग। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 148 का हमारा ए के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट। विपरीत पूछा, संयोग का वियोग होता है, ठीक है। अगला देखेंगे 149 नंबर क्वेश्चन, 149 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, कहा गया निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संविच्छेद वाला विकल्प है। उल्लास, उल्लास का उत धन लास, उल धन लास, उल धन आस और उल धन आलास। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 149 का दोस्तों ए ऑप्शन में कि उत धन लास। 149 हमारा ए के साथ ही क्वेश्चन क्या बनेगा, राइट बनेगा। अगला देखेंगे 150 नंबर, 150 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। पतन, पतन माने होता है गिरना, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा, कहेंगे ना दोस्तों इस चीज का पतन हुआ जा रहा है, यानी कि ये व्यक्ति गिरा जा रहा है दिन प्रतिदिन। तो 150 का हमारा यानी कि बी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। होप सो दोस्तों अभी तक आपको मेरे द्वारा बताए गए सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और दोस्तों यदि आपको किसी प्रकार के कोई भी कंफ्यूजन या डाउट या डप्ट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल या ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दिया गया है जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। और दोस्तों यदि आपको किसी प्रकार का कोई डाउट या डप्ट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों यदि आपको ये वीडियो सीरीज हमारी पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और दोस्तों यदि चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी जरूर दबा लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।